नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और जब से ये खबर आई है कि दुबई में 23 लाख रुपए में गोल्डन वीजा मिल रहा है, ये चारों तरफ चर्चा का विषय है। मजाक मस्ती हो रही है, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। लोग गंभीरता से भी इसकी चर्चा कर रहे हैं, इस चीज़ पर सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या ये वैसा का वैसा ही है जैसा देखने और सुनने में सुनाई दे रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो व्यवस्था ऑलरेडी पहले से भी एग्जिस्ट करती थी। हर तरफ से एक्सपर्ट ओपिनियन आ रही है, लेकिन आम जनता के बीच में ज़रूर इस खबर ने एक बड़ी सुगबुगाहट पैदा कर दी है। 23 लाख रुपए में जाइए और दुबई की रेजिडेंसी पा लीजिए, वो भी अनंत, मतलब कि 10-10 साल में रिन्यू होगी ज़रूर, लेकिन लाइफ टाइम उसे वो बोला जा रहा है। इसके मायने क्या है? दुबई ऐसा क्यों कर रहा है? किसके लिए है? क्या वाकई में सिर्फ 23 लाख रुपए होने से आप दुबई जा सकते हैं और वहाँ पर रहना शुरू कर सकते हैं? और क्या इसकी कोई ज़रूरत भी है? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के मन में भी होंगे, तो हमने सोचा क्यों ना आज इसी की बात की जाए कि ये 23 लाख रुपए में दुबई में बसने का खेल आखिर है क्या। तो आइए पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये खबर क्या है। इसके कुछ फाइन प्रिंट्स आपको बता देते हैं कि एग्जैक्टली दुबई ने क्या अनाउंस किया है और क्यों उसकी उतनी चर्चा है, और फिर इस पर हम अपनी चर्चा करेंगे। तो देखिए, दुबई में गोल्डन वीज़ा पहले से भी दिया जाता रहा है, लेकिन अब ये नए तरीके का गोल्डन वीज़ा है। और ये गोल्डन वीज़ा क्या कहता है या क्या करेगा कि एक मुश्त फीस 1 लाख AED, यानी कि जो वहाँ की लोकल करेंसी है दिरहम्स दुबई के, वो करीब भारतीय मुद्रा में होते 23 लाख रुपए के आसपास, थोड़ा उससे ज़्यादा, वो फीस दीजिए और नॉमिनेशन आधारित वीज़ा पॉलिसी के तहत UAE का गोल्डन वीज़ा ले लीजिए। अब यहाँ पर ये जो टर्म है नॉमिनेशन पॉलिसी पर आधारित, ये इंपॉर्टेंट है, ये जानने वाली बात है। पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं, जैसा मैंने कहा रिन्यूएबल है, हर 10 साल में वो रिन्यू होता रहेगा, लेकिन एक बार मिला तो लाइफ टाइम के लिए है। फिलहाल भारत और बांग्लादेश, यही 2 ऐसे देश हैं जिनके लिए ये सुविधा खोली गई है। इसका बड़ा एक बैकग्राउंड है कि दोनों देशों के बीच में पैक्ट हुआ है और उसके आधार पर ये चीज़ आई है, लेकिन वो एक अलग कहानी है, उसे छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन ये नॉमिनेशन आधारित वीज़ा प्रोसेस है। अब किन को नॉमिनेशन के आधार पर ये वीज़ा मिल सकता है? कौन कौन उसके लिए एलिजिबल होंगे? साइंटिस्ट, किसी भी तरह के रिसर्चर, शिक्षाविद यानी कि एजुकेशन की फील्ड में जो लोग हैं वो, 15 साल के अनुभव वाली टीचर्स हो सकते हैं, नर्स हो सकती हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, स्टार्टअप के फाउंडर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं किसी भी तरीके के, और यूट्यूबर्स, हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लोग अच्छा करते हैं उनके लिए भी, पॉडकास्टर, डिजिटल क्रिएटर, इन लोगों के लिए भी यहाँ पर ये वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। 25 साल के ई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल, ये भी एक कैटेगरी उन्होंने रखी है, जिन्हें इतनी उम्र है और उससे ज़्यादा के हैं। मैरीटाइम इंडस्ट्री के प्रोफेशनल, हाँ जी, शिप और इसके आसपास जो कि मर्चेंट नेवी और तमाम इस तरह के फील्ड्स में काम करने वाले लोग हैं। लग्जरी यॉट के मालिक, ये तो खैर दुबई में वैसे भी काफ़ी फेमस है और ये एक अलग तरह की कैटेगरी में फॉल भी कर जाता है, लेकिन ये एक बड़ी वाइड कैटेगरी है जिसमें उन्होंने अलग अलग लोगों से कहा है कि इतने तरह के लोग आप इस तरह के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या देखा जाएगा? अगर ये नॉमिनेशन बेस्ड है तो नॉमिनेशन कैसे होगा? और देखेंगे क्या, तो आवेदक का बैकग्राउंड चेक होगा। बैकग्राउंड चेक के अंदर क्या क्या आएगा? डेफिनेटली बहुत सारे लीगल बैकग्राउंड चेक्स होंगे, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या का डेटाबेस, कहीं आप इस तरह के किसी मामले में या केस में आपका नाम तो पहले नहीं आया है, इस मामले में वहाँ के नियम काफ़ी सख्त हैं। किसी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो आपका पहले नहीं है, और आपका सोशल मीडिया स्टेटस, आपके तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स, उनको भी चेक किया जाएगा कि वहाँ पर आपकी एक्टिविटी कैसी है और किस तरीके का आपका प्रोफाइल है। और ये सब देखने के बाद फिर ये तय किया जाएगा कि आप इस वीज़ा के लिए, इस गोल्डन वीज़ा के लिए हकदार हैं या नहीं है। UAE के हित में आर्थिक क्षमता आप रखते हैं कि नहीं, या आपके जाने से उनका, UAE का किस तरीके से हित सधेगा या उनके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होगा, तो फिर आपको ये वीज़ा, गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। तो ये तो हो गई एक बात कि क्या है, क्या अनाउंसमेंट आई है। अब इस अनाउंसमेंट के मायने क्या है? हमने ये तो मोटा मोटा बता दिया कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके तौर तरीके क्या होंगे? क्या हर किसी जिसके पास 23 लाख रुपए मौजूद हैं
उसे ये वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि जो अदर फॉर्म ऑफ वीज़ाज हैं, मतलब इस समय आप जो दुबई में और तरह के वीज़ा ले सकते हैं, गोल्डन वीज़ा, वहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके या वहाँ पे कोई बिजनेस खोल के सीधा सीधा कर सकते हैं। जिसके पास भी वो करीब 4 करोड़ रुपए के आसपास की रकम होती है, जिसके पास वो रकम में कर सकता है। लेकिन यहाँ रकम तो ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जिसके पास 23 लाख रुपए हों उसे वीज़ा मिलेगा। चलिए अब यहाँ से हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं मार्चिंग शिप की फाउंडर और सीईओ सोनिका एरॉन और दुबई में सेटल्ड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट संभव गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप ही से शुरू करता हूँ सोनिका, कि दुबई ने ये जो अनाउंसमेंट की है, सुनने देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। मैंने कहा जब से अनाउंसमेंट आई है तब से इसकी बातचीत हो रही है, लेकिन क्या ये सिर्फ उतनी है जितनी हमें दिखाई दे रही है, या इसकी पीछे की कहानी है वो थोड़ी अलग है? क्यों दुबई ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है? आप म्यूट पर हैं सोनिका। हर कंट्री चाहती है कि अपने बेनिफिट के लिए ये स्कीम्स करे। तो दुबई में अगर हम देखें तो फ्रॉम अ टैलेंट पर्सपेक्टिव, अगर आपने ही विपिन जैसे बोला कि साइंटिस्ट्स, एजुकेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स, तो वो एक वाइडन कर रहे हैं अपने टैलेंट पूल को, जो कि आके सेटल हो। दूसरा, ये जो वीजा है रिन्यूएबल है, और पहले जैसे अगर आपने बिजनेसमैन के लिए जो लिमिट देखी थी वो 4.6 करोड़ थी, एंटरप्रेन्योर्स के लिए आई थिंक 1 पॉइंट सम करोड़ थी, और अभी भी है, मतलब थी नहीं है, लेकिन 23 लाख उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम वैल्यू है। हालांकि ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए और बिजनेसमैन के लिए वो 4.6 और 1 पॉइंट समथिंग वाली वैल्यू, करोड़ की वैल्यू हटी नहीं है। लेकिन ये जो 23 लाख है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो जिसके पास 23 लाख होगा, फ्रॉम एजुकेशन, क्षमता के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से, वो किसी स्तर पे होंगे जो जाके यूएई की कल्चर, इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। ऑल्सो ये जो एजेंसी है जो इन नॉमिनेशंस को, इन एप्लीकेशंस को रिव्यू करेंगी, वो ये भी देखेंगे कि इतने सारे लोग जो अप्लाई करेंगे उसमें से कौन सबसे ज्यादा बेनिफिट करेंगे इकोनॉमी को। देखिए, एक चीज और जो दुबई में है कि बहुत सारे लोग जो वहां आते हैं वो 2 साल या 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, उनके रोल्स टाइम बाउंड होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। अभी यहाँ पे यूएई में एक स्थिरता चाहिए, जिससे लॉन्ग टर्म लोग इन्वेस्ट करें वहाँ की ग्रोथ में, वहाँ की इनोवेशन में, वहाँ की स्टेबिलिटी में। इस वाली पॉलिसी से या इस स्कीम से लोगों का वहाँ पे ठहराव ज्यादा होगा। अभी आपने एक और चीज बोली थी, 25 प्लस, जो एक कैटेगरी है, तो स्पोर्ट्स वाली। हाँ, तो ये यूथ के लिए भी इट इज अट्रैक्टिव, राइट। सो अभी अगर जो मेरा थोड़ा बहुत देखना है, बहुत सारे लोग पोस्ट रिटायरमेंट वहां पे सेटल हुए हैं, लेकिन फॉर द यंगर जनरेशन ऑल्सो हु हैव द मीन्स टू अप्लाई एंड दे मेक द कट, it is a very attractive opportunity to go and start or set up their businesses if they make the cut. एक सवाल जो काफ़ी सारे लोग इसमें पूछ रहे हैं, संभव ये सवाल मैं आपके पास लेके आता हूं कि ठीक है चलिए, मेरे पास 23 लाख रुपए हैं और मेरी एक क्वालिफिकेशन भी है, जिस तरह का उन्होंने पूरा जो अलग अलग कैटेगरीज डिफाइन किए, लेकिन मैं करूंगा क्या वहां जाके? क्या वो मुझे कोई जॉब भी ऑफर करेंगे? तो टू आंसर दैट, सही से आप ये देखिए यहाँ पे कितने सारे ग्लोबल कंपनीज ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है करेंटली। आप एक ग्लोबल लैंडस्केप में एक्सेस कर पा रहे हो। हर आदमी, जब आप दुबई आते हो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इट्स नॉट जस्ट अमाउंट की 23 लाख रुपए। आपको जब यहाँ पे रहना है, यू हैव टू सस्टेन योरसेल्फ। और यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, आप जब दिरहम्स में कमाएंगे, आपको एक मैं फैक्ट बताता हूँ, इंडिया, दुबई से इंडिया सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेमिटेंसेस जाते हैं। तो यहाँ पे लोग दिरहम्स में कमा के दे आर सेंडिंग दैट मनी बैक होम एज वेल। यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू हैव एक्सेस कि आप
अब्रॉड की कंपनीज जो आप हो सकता है यूएस में यूके बेस्ड कंपनीज है, यहाँ पे आपको उनकी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। सेकेंडली, आप अगर देखें दुबई का जो ओवरऑल विजन है, जो कि दुबई विजन 2040 है, उसके मुताबिक उनको अपना ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से स्किल बेस्ड इकोनॉमी में मूव करना है। एज अ रिजल्ट आप ये अगर देखेंगे तो अगर स्किल बेस्ड इकोनॉमी है, अगर बिजनेस एंड इनोवेशन को वो बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि अगर आप एक बिजनेसमैन करना चाहते हैं, अगर आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो दुबई हैज दी वाइड ऑडियंस। जैसे अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अगर आप इंडिया में वो बिजनेस करते हैं तो आपके पास सिर्फ इंडियन क्लाइंटेल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आप कंज्यूमर बेस्ड कर रहे हैं। अगर आप यूएई में कर रहे हैं, आपके पास 400 कंट्रीज से टूरिस्ट आ रहा है, सब जगह से आ रहे हैं लोग। आपका ग्लोबल स्केल पे आप अपनी चीजों को बेच सकते हैं यहाँ पे। सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपको जॉब्स देखनी है यहाँ पे, ऑलरेडी आप देखें यहाँ पे जो करंट वर्कफोर्स है, कहने की बात है 70s एंड 80s में दुबई को इंडियंस नहीं बनाया है। एंड ये हम नहीं कह रहे हैं, मिस्टर शेख अल मखतूम जो उस टाइम पे शेख थे, उन्होंने ही बोला है कि हमने लाइफ इनको लैंड दिया है, इन्होंने हमको लाइफ दी। तो हम लोग वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद यूएई फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, और इस चीज को ही बढ़ावा मिलेगा इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। तो सोनिका इस चीज़ को ऐसे समझे क्या, एक तरफ हमारे पास अमेरिका का उदाहरण है जहां वो रिस्ट्रिक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि आपको अगर आपका जो वीज़ा लाइफ है वो ख़त्म हो रही है तो आपको जो पहले वहां पर एक था ना पढ़ाई कर लिया और उसके बाद आप 1 साल तक जॉब ढूंढ सकते हैं, तो ये तो कह रहे हैं कि आप आ जाओ और 10 साल का आपके पास में एक वीज़ा दे रहा हूं आपको, और उसके बाद कोई चिंता नहीं है कि आपकी जॉब है नहीं है, आप क्या कर रहे हो, कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा, यू स्टे हियर। एंड हाँ, एक शर्त उसमें है कि वो आपकी मतलब लायकी होनी चाहिए, आप उतने कैपेबल होने चाहिए। और मुझे थोड़ा सा ये समझाइए कि इसमें जो सिलेक्शन होगा वो दुबई की तरफ से ही होगा, मतलब वो चूज करेंगे, 5 लोग आ गए मान लीजिए 23 लाख रुपए लेके, और पांचों हैं कुछ कुछ अपनी जगह जिस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, बट नाउ दैट कंट्री विल सिलेक्ट कि ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा या ये आके मेरे देश में मेरे देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। क्या यही वो उनकी कोशिश है? म्यूट है मैम। सॉरी। एक एजेंसी अपॉइंट हुई है जिसके पास सारी एप्लीकेशंस जाएंगी और उनके पास क्राइटेरिया हैं। एक तो ये जो सारी क्राइटेरिया आपने मेंशन किए, उनकी सर्टेन इनकम होनी चाहिए, उनका किसी भी फ्रॉड में नाम नहीं आना चाहिए, उनका ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, ये तो सारी बेसिक्स हैं। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट है तो सर्टेन मार्क्स की कट ऑफ है, इनकम की कट ऑफ है, एक्सपीरियंस रेंज की कट ऑफ है। तो ये सारी चीजें देखकर फिर वो एप्लीकेशन आगे जाएगी। तो अगर देखा जाए तो जैसे आपने पहले भी सवाल किया कि आगे वहां जाके वो करेंगे क्या, तो आई थिंक ये भी देखा जा रहा है कि व्हेन दे गो देयर तो उनके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। वो इफ दे आर अ प्रोफेशनल तो क्या वो किसी से रिकमेंडेशन लेकर आते हैं, क्या उनके पास पॉसिबिलिटीज हैं कि कहीं पे वो काम का, इफ दे आर अ डॉक्टर और अ साइंटिस्ट तो क्या वो कहीं पे अटैच हो सकते हैं वहां पे यूएई में किसी फैसिलिटी के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ, जिससे वहां पे जाके दे कैन कंट्रीब्यूट। तो जो आपने बोला कि कौन चूज करेगा, तो मेरे हिसाब से तो ये कंसल्टिंग एजेंसी के थ्रू यूएई चूज करेगा। हम यहाँ से एप्लीकेशन जरूर जा रही है इंडिविजुअल की, लेकिन सिलेक्शन तो ऐसे ही हो रहा है, होगा अभी मेरे हिसाब से। जी और जी सो दैट्स द वे इट ठीक है। इज। संभव एक बात और है, मैं कुछ और काफ़ी, क्योंकि इतने आर्टिकल्स कल से आज तक में आ गए और अलग अलग एक्सपर्ट इस पे अपनी राय रख रहे हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट ने एक बात और कही जो मैंने 2-3 जगह पे पढ़ी, वो ये कि ऑलरेडी इस तरीके का नॉमिनेशन बेस्ड सिस्टम दुबई में एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है, लेकिन पहले वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड था, पहले वो बड़ा क्लोज डोर था, अब उन्होंने उसको एक तरीके से रीपैकेजिंग करके उतार दिया है और बहुत अट्रैक्टिव बना दिया है। जो भी उसका रीज़न है कि वो अच्छा, जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो अपनी इकोनॉमी को अब और शिफ्ट कर रहे हैं, अच्छा टैलेंट लेना चाहते हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन क्या ऐसा है कि ऑलरेडी ये सिस्टम भी एग्जिस्ट करता था अपार्ट फ्रॉम जो प्रॉपर्टी वाला है और जो एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट वाला है? जी बिल्कुल। एक्चुअली इनफैक्ट आप उनके अगर मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन पे जाएंगे, उनके वेबसाइट पे जाएंगे, यू कैन आल्सो सी कि वहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग कैटेगरी का एक है सब
promise, but it was not being marketed that well, that many people don't know. तो अब ये आप जैसे सही आपने बोला कि एकदम रीपैकेजिंग करके they've made it attractive, they've made it more accessible and basically awareness बढ़ा रहे हैं कि हम ऐसे भी आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ द एजेंसी, जैसे मैम ने बोला कि देयर इज एन एजेंसी दैट हैज बीन अपॉइंटेड, वीएफएस एंड राया ग्रुप, ये ही लोग आपको स्क्रीनिंग करेंगे. एंड देयर विल बी ऑफ कोर्स, मेरे हिसाब से कट ऑफ भी होगा कि एक इनिशियल टेन्योर में इतने सारे लोग, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो हम यहाँ पे क्रीम लेके आए हमारे कंट्री से. राइट. तो सुनिका मैम, फिर यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि एनीबडी हु हैज़ दैट अमाउंट ऑफ मनी, आपकी फिर जो प्रोफाइल है वो भी उतनी क्रेडिटेबल होनी चाहिए. और अगेन ये कंप्लीटली उनके हाथ में है कि वो किसको अपने हिसाब से चूज़ करते हैं. मान लीजिए एक ही कैटेगरी में, जैसे उन्होंने एक यूट्यूबर की भी कैटेगरी रखी है, अब उसमें 5 यूट्यूबर ने अगर अप्लाई किया तो वो उनका क्राइटेरिया होगा कि किस तरह का यूट्यूबर उन्हें चाहिए, किस तरीके का पॉडकास्टर उन्हें चाहिए, किस तरह की प्रोफाइल वो देख रहे हैं और वो किस तरह के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं. तो आजकल इन्फ्लुएंसर्स इतने हो गए हैं, तो वो कल्चर, इनोवेशन, ग्रोथ माइंडसेट, हर चीज को एक अलग तरीके से आई थिंक चैनलाइज करना चाह रहे हैं. एंड आई थिंक दे आर लुकिंग एट टैलेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. सो आई थिंक उनका वो नजरिया, लुकिंग एट पीपल एंड लुकिंग एट न्यू पीपल विल बी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. ठीक है. और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये दोनों सरकारों के बीच में एक पैक्ट है और उसके आधार पे इस कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है और एक तरह का प्रोग्राम है जो चलाया गया. हालांकि ये अभी एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में ही, आगे चल के शायद इसे और देशों में बढ़ाया जाएगा या इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन अपने आप में एक प्रयोग तो है ही नए तरीके का. अब इसमें और क्या जानने वाली बात है. अगर आप भी सोच रहे हैं कि मुझे ये अप्लाई करना चाहिए और मैं उस कैटेगरी में फॉल भी कर रहा हूँ, मेरे पास उतने पैसे भी हैं, तो क्या प्रोसेस है वो तो खैर टीवी पे लगातार चल रही है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है. लेकिन आपके सिलेक्शन होने के चांसेस कितने हैं और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कुछ और चुनिंदा सवाल जिनका जवाब लेना ज़रूरी है. संभव ये बताइए, चूँकि जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये 2 देशों के बीच में एक प्रोग्राम के तौर पर है जो चल रहा है, तो यूएई गवर्नमेंट का तो ठीक है, लेकिन क्या इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट की भी मंजूरी चाहिए होगी जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे होंगे? यस. तो जब आपकी वीजा अप्रूवल हो रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आप जब यहाँ पे आ रहे हैं, तो व्हाट योर क्वालिफिकेशंस आर, आपकी बैकग्राउंड चेक भी वहां से भी देखी जाएगी कि आपकी क्या हिस्ट्री है स्टेइंग इन इंडिया, आप क्या करते हैं, एंड बट हाउ विल यू बी एबल टू प्रोवाइड वैल्यू जब आप दुबई में आएंगे. तो टू आंसर दैट, डेफिनेटली आपकी वहाँ पे मंजूरी तो चाहिएगी गवर्नमेंट की. बट दैट बीइंग सेड, इनकी बिकॉज इनकी इतनी पुरानी हिस्ट्री है ऑफ वर्किंग टुगेदर एज 2 नेशंस, तो मुझे नहीं लगता उसमें ज्यादा इशू आना चाहिए. ठीक है. और चूंकि एक तरह का एक्सचेंज प्रोग्राम भी, एक्सचेंज प्रोग्राम तो नहीं कह सकते क्योंकि ये अभी रिवर्सिबल नहीं है, वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ रहे, यहीं के लोगों को वहाँ बुलाया जा रहा है. सोनिका मैम, तो फिर किन लोगों को इसके लिए अप्लाई करना चाहिए? मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे, बट जस्ट टू गेट अ फिल्टर, कौन लोग इसके लिए आगे बढ़ें जिनके चांसेस हैं कि उन्हें सच में वो सिलेक्शन क्राइटेरिया, अपार्ट फ्रॉम की एक कैटेगरी है, लेकिन उस कैटेगरी में भी किस तरीके के लोग हैं जो चुने जाने वाले हैं या चुने जा सकते हैं? देखिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो वहाँ जाकर वहाँ की इनोवेशन हब्स का, फैसिलिटीज का बेनिफिट ले सकते हैं, विच कैन बेनिफिट द वर्ल्ड एट लार्ज. आई थिंक वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि उसमें 23 लाख के अलावा एक और देर इज अनदर बैरियर नहीं बोलूंगी, बट हाँ, देर इज अनदर कंडीशन कि उनके पास उतने का ऑलरेडी बिजनेस होना चाहिए, विच इज आई थिंक अपवर्ड्स ऑफ 1 करोड़. लेकिन अगर वो ऑलरेडी उस स्तर तक पहुंच चुके हैं, उसको और स्केल करने के लिए उनको वहां जाकर मदद मिलेगी. So that is one category which should definitely explore. The second is ये जो health care की कैटेगरी है, एंड वहाँ पर जितना फैसिलिटीज हैं एंड उसको जो हम लोग वहाँ से जो बाकी इंडिया कैन बेनिफिट फ्रॉम द काइंड ऑफ फैसिलिटीज दैट आर देयर, सो वो
उसको बेनिफिट कर सकते हैं. एंड द थर्ड इज द एजुकेटर्स and the people who are working in humanitarian areas. वो उनको भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दैट इज अनदर एरिया वेयर वी कैन क्रॉस बेनिफिट. तो अगर ये दोनों ये मेरे हिसाब से शुड डेफिनेटली ट्राई, बिकॉज दिस विल हेल्प बोथ द कंट्रीज. ठीक है। संभव बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को सिटीजनशिप से कंफ्यूज कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, जितना मुझे पता है तो यूएई किसी को परमानेंट सिटीजनशिप नहीं देता, मतलब बहुत रेयरेस्ट वो इंसिडेंट्स होंगे जिन्हें मिले. बाकी रेजिडेंसी वीज़ा है ये, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम द सिटीजन ऑफ यूएई, राइट? Correct. You will be getting a 10-year renewable visa basically, where you can stay here in Dubai. You can also sponsor, आपके पास sponsorship करने की opportunity मिलती है अपने family को, up to 10 members, along with अगर आपको house help चाहिए, domestic help चाहिए, तो आप उनको भी sponsor कर सकते हैं इस particular visa के through, जो golden visa होती है हमारी. That being said कि ये आपकी कभी भी आपकी permanent residency नहीं होगी. You are not a citizen of UAE, but yes, 10 साल के लिए एंड एट द एंड ऑफ 10 years आपकी एलिजिबिलिटी फिर चेक करी जाएगी कि आप अभी भी उसी तरीके से एलिजिबल हैं जिस तरीके से आप 10 साल पहले थे. अगर आप हैं तो आपको वो रिन्यू कर दिया जाएगा, अगर नहीं है तो आपको ये मेंटेन भी करनी पड़ेगी ओवर द नेक्स्ट 10 years कि आपके प्रोग्रेशन करियर में वैसे ही हो, आप अभी भी नॉन क्रिमिनल एक्टिविटीज में हैं, आप सब कुछ सही कर रहे हैं एंड आपका सोसाइटल कंट्रीब्यूशन भी पॉजिटिव ही है. ठीक है. नाउ वन क्रिटिकल क्वेश्चन सोनिया कि डेटा तो नहीं है मेरे पास उसको सपोर्ट करने के लिए, संभव भी इसमें कुछ अपने चीज़ें पुट कर सकते हैं कि क्या ये भी है कि ओवर द ईयर जिस तरह की प्रॉस्पेरिटी इंडिया में आई है, जिस तरह के मौके यहाँ मिले हैं, एक समय था जैसे संभव बता भी रहे थे कि 70s 80s में इंडियंस ने ही दुबई की इकोनॉमी को बिल्ड करने में बहुत बड़ा हाथ दिया. आज भी सबसे ज़्यादा जो है वो इंडियंस हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी इंडियंस लेते हैं, लेकिन वक्त के साथ थोड़ा यूएई का चार्म कम हुआ है. वहाँ पर भी अब एक डायरेक्ट नहीं तो कुछ कुछ तरह के टैक्सेस आ गए. मतलब पहले जो लोगों को लगता था कि मैं वहाँ जाके बहुत बढ़िया करियर बना लूँगा, तो बहुत मौके यहाँ भी आ गए. पैसे जितना पहले कमाते थे अब उसमें कंपैरेटिवली वो ल्यूक्रेटिवनेस वक्त के साथ थोड़ी कम हुई है. तो क्या ये उसको भी काउंटर करने का एक तरीका है? हो सकता है, क्योंकि देखिए एक चीज है कि हालांकि वहां पे टैक्सेस इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन एट अ पर्सनल लेवल, इंडिविजुअल लेवल अभी भी नहीं है. अभी भी वहां पर पीपल स्टिल सेव मनी ऑन टैक्स. हैविंग सेड दैट, महंगाई भी वहां पर कहीं ज्यादा है. सो योर कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हायर, मच हायर. तो अगर हम कमाते ज्यादा हैं, सेव ज्यादा करते हैं, तो खर्च भी ज्यादा करते हैं वहां पे. लेकिन वहां पर जैसे जो एक सिटी लाइफ है, उसको अगर हम कंपेयर करें ऑफ अ सिटी लाइफ इन इंडिया, तो वो भी अगर आप कंपेयर करें तो वहां पे ज्यादा फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है इंडिया से. तो एकदम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर सकते विपिन, के लोग वहां पर जाना अब इसलिए कम पसंद करेंगे क्योंकि अब वहां पे वहां की शाइन कम हो गई है, ऐसा नहीं कह सकते. जिनको ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, उनको लगता है वहां पे अभी भी बहुत सारे इंडियंस हैं और वहां पे अपना सा माहौल लगता है, फैसिलिटीज अच्छी हैं, रोड्स अच्छी हैं, तो दे विल स्टिल प्रेफर टू गो देयर, क्योंकि वहां पे अभी भी टैक्स कम है कंपेयर टू व्हाट इज इन इंडिया. हैविंग दैट, इंडिया भी काफी तेज ग्रो कर रहा है विद अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज, विद अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड अ लॉट ऑफ एम्बिशन. तो जो अपॉर्चुनिटी, जो हंगर यहाँ है, वो शायद कहीं और ना मिले. तो ग्रैबिंग इज हियर. राइट. बहुत सारी बातों में ब्रेन ड्रेन और ये तरीके, क्योंकि सोशल मीडिया का वक्त है तो बहुत सारे विचार आते रहते हैं, बहुत सारे लोग अपने कमेंट करते हैं. बट ओवरऑल इस कार्यक्रम में, क्योंकि मेरा समय समाप्ति हो गया, ये बताने की कोशिश थी कि एग्जैक्टली दुबई ने क्या अनाउंस किया है, 23 लाख रुपए का क्या मतलब है, गोल्डन वीज़ा का क्या मतलब है, अलग अलग कैटेगरीज का क्या मतलब है, वो कैसे सिलेक्ट करेंगे लोगों को, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें जान लेना ज़रूरी है. बहुत शुक्रिया सोनिका और संभव, आप दोनों का ही. आई थिंक जितनी ज़रूरी बातें थी इस संबंध में वो हमने सब बता दी. बाकी इस पर बहस चलती रहेगी और विचार आते रहेंगे अलग अलग, और हम बातचीत करेंगे आगे. लेकिन फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.